हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी झा सर एकेडमी की इस इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं अभी और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 होगा ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स का कंसेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बारे में जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो जो कनेक्शन होता है इन तीनों के बीच में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो नीड होती है जो एजुकेशन और हेल्थ में स्पेंड करने की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया में आज की मतलब क्या कंडीशन है एजुकेशनल अटेनमेंट की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब और ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम अगले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक्स जो हमने अगले एनसीईआरटीज में पढ़े थे ना। ठीक है, अब इसमें हम मतलब अब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ये 5th चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसके बाद होगा 6th चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हमें किसी भी काम करने के लिए, ठीक है, स्किल की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करने के लिए, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या भी सर्विस सेक्टर हो, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, जो इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग देती है और फॉर्म्स होती है जो बड़ी बड़ी, वो भी ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉय को। क्यों देती है? इसीलिए तो देती है, ठीक है, कि वो अपना स्किल जो है वो अपग्रेड कर पाए और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाए। ठीक है, और
हम ये भी जानते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन है उसकी जो लेबर स्किल है वो जो अनएजुकेटेड पर्सन है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एजुकेटेड पर्सन है उसकी इनकम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है। और वो इकोनॉमिक मतलब अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है, जो एजुकेटेड पर्सन है वो, ठीक है, क्योंकि उस जाहिर सी बात है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। तो उसकी इनकम भी अच्छी होगी और उसका जो इकोनॉमी मतलब कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन से क्या होता है कि जो एक हायर इनकम का एक मतलब कंसेप्ट आता है इसमें, मतलब हायर इनकम मिलती है, ठीक है, एक सोशल स्टैंड होता है एजुकेटेड पीपल का, एक प्राइड होता है, ठीक है, और एक बेटर चॉइस करने का मौका मिलता है जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको, ठीक है। जो वो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो एजुकेटेड लोग समझ पाते हैं, ठीक है। और एजुकेटेड लोग नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, वो एडोप्ट कर सकते हैं, मतलब अपना सकते हैं, ठीक है, मतलब वो समय के साथ अपडेट होते रहते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो, ठीक है। और उससे भी बड़ा जो एजुकेशन का एक फ़ायदा है जो एजुकेटेड स्किल का, कि वो नेशनल डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, जो जो भी जीडीपी हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, इसके 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 इसको आइडेंटिफाई करने से पहले हमें कुछ अपने आप को कुछ क्वेश्चंस आस्क पूछने पड़ेंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या है, मानव पूंजी के स्रोत क्या है, ठीक है। और किसी भी देश की मानव पूंजी और उसके आर्थिक विकास के बीच कोई संबंध है, मतलब कोई उसमें लिंक है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंट्री का है उसके बीच कोई रिलेशन है, कोई लिंक है, ये क्वेश्चन हमें पूछने पड़ेंगे। और क्या ये जो मानव पूंजी का निर्माण है वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास से जुड़ा है, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो मैन के ऑल अराउंड डेवलपमेंट से जुड़ा है कि नहीं, ठीक है, या जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, जो मानव का सर्वांगीण विकास है उससे जुड़ा है या नहीं ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। और अभी एक क्वेश्चन हम पूछते हैं अपने अपने को कि जो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है हमारी मतलब इकोनॉमी में, गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर सकती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने के बाद हमें ओवरऑल कंसेप्ट का पता चलता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है उसका पता चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, मतलब सोर्स मतलब कैसे जनरेट होता है, कहाँ से जो मानव पूंजी कहाँ से जनरेट होती है, ठीक है, उसका स्रोत पता करते हैं हम, ठीक है। कि जो एजुकेशन है, ठीक है, ये एक मेन सोर्स गिना जाता है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ये मेन सोर्स गिना जाता है ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। कई अदर सोर्सेज भी है लेकिन एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मेन स्रोत गिना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन में क्या होगा कि अगर कोई इंसान है वो एजुकेट होगा, ठीक है, वो अपने एजुकेशन में मतलब इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा कि उसकी स्किल्स बढ़ेगी, वो नॉलेजेबल होगा तो उससे अच्छी इनकम हो सकेगी भविष्य में, ठीक है। इसलिए वो एक ह्यूमन कैपिटल मतलब वो एक पॉपुलेशन में से ह्यूमन कैपिटल में एक उसका कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। और हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय मतलब ह्यूमन कैपिटल हो उसकी हेल्थ भी अच्छी तो रहनी चाहिए तभी वो काम कर सकेगा। जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन होता है जो रूरल अर्बन, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है वो भी ह्यूमन कैपिटल का एक स्रोत है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी एक ह्यूमन कैपिटल के स्रोत है। वो सब कैसे है ये हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, जो एजुकेशन है, एजुकेशन की तरह हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट इनपुट है नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन का रोल रहता है, ठीक है। पॉपुलेशन का रोल कब अच्छा होगा कि जो इंडिविजुअल लोग होंगे उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कब होगा? उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तब होगा, ठीक है। तो जब उनकी हेल्थ अच्छी रखनी हो, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी रखनी हो, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन कैपिटल अच्छे से फॉर्म कर सके, ठीक है, उसके लिए उनकी हेल्थ अच्छी होना बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करना एक मतलब स्रोत गिना जाता है मानव पूंजी का, ठीक है। अब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे बेहतर काम कौन कर सकता है, कि एक बीमार व्यक्ति कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति करता है? जाहिर सी बात है स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन कैपिटल का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा कि हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा हमें, तो ठीक है। तो हेल्थ भी एक ह्यूमन कैपिटल का एक स्रोत है, ठीक है।
एक एक सिक लेबर होता है, ठीक है, एक सिक लेबर है जिसके पास मेडिकल फैसिलिटी का कोई मतलब कोई एक्सेस नहीं है, उससे क्या करना पड़ता है कि जो उसे वर्क से मतलब जो काम से दूर रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो बीमार है, उसके पास चिकित्सा सुविधाओं को कोई पहुंच नहीं है, ठीक है, तो उसको काम से दूर रहना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए उसे मजबूर किया जाता है, ठीक है, तो इससे उसकी उत्पादकता का भी नुकसान होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हेल्थ केयर है कंट्री की, उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो भी मतलब जो व्यय है, मतलब एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। जब ह्यूमन कैपिटल स्वस्थ होगा तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है, इस तरह से। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब जो वैक्सीन होती है, ठीक है, और क्यूरेटिव मेडिसिन जो 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 हमारी दवाइयाँ होती है, ठीक है, वो सब सोशल मेडिसिन जी, जो हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना जिसको हम सोशल मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और गुड सैनिटेशन, ठीक है, ये हेल्थ एक्सपेंडिचर में के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब मतलब जो भी पॉपुलेशन हो, हेल्थ का जो ह्यूमन कैपिटल हो, उनको अच्छी सी मेडिसिन और वैक्सीनेशन उनका करवाना, मतलब ताकि क्या हो कि उनका वो हेल्दी रह सके, ठीक है, और जो उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और गुड सैनिटेशन प्रोवाइड कराना, ताकि भविष्य में भी वो डिसीजेस से बच सके और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, जब जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो डायरेक्ट सप्लाई करता है किसका, हेल्दी लेबर फोर्स का, ठीक है, जो लेबर फोर्स जो जितना ज़्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा उतना अच्छा हेल्थ एक्सेस मिलेगा उसकी कंट्री को, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो लेबर फोर्स होगी उस कंट्री की वो हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हेल्थ केयर का जो सेक्टर होता है वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक स्रोत गिना जाता है, ठीक है, एजुकेशन के बाद हेल्थ केयर का सेक्टर, ठीक है। अब जो फॉर्म्स होती है, जो बड़ी मतलब जो भी कंपनियां होती है, फॉर्म्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, जो जॉब करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो दो तरह से देते हैं, ठीक है, उसके मतलब उनके कई कई स्वरूप विभिन्न रूप ले सकता है, ठीक है। पहला क्या है कि जो वर्कर होता है वो जो उस फर्म में ही उसको ट्रेनिंग मिले, ठीक है, अब कोई एक बड़ा स्किल्ड वर्कर हो, उसके अंडर कोई अनस्किल्ड वर्कर हो, उसको उसी कंपनी में ट्रेनिंग मिल जाए, ठीक है, एक इस तरह से हो सकता है ट्रेनिंग। और दूसरा हो सकता है कि ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजे या इंस्टीट्यूशन में भेजे और वहाँ से ट्रेनिंग करवा के लाए, ठीक है, इस तरह से। उसमें क्या होता है कि इस ट्रेनिंग मतलब ये दोनों केस में क्या होता है कि ये जो ट्रेनिंग थी दोनों केस में, उसमें क्या होता है कंपनी को कुछ खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके कारण कंपनी अपने वर्करों को क्या कहेगी कि आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद हमारी कंपनी का जो उसके बाद हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए कि जो उनकी ट्रेनिंग पे जो भी खर्च किया है उसको इसका बेनिफिट रिकवर कर पाए, ठीक है। और मतलब जो अपने एम्प्लॉय की जो बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, बढ़ी हुई उत्पादकता है, उसके लाभों को वो प्राप्त कर सके, ठीक है, जो भी फर्म है वो जिसने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिलवाया था, ठीक है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है माइग्रेशन का, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेजर रीजन है माइग्रेशन का, ठीक है, जो रूरल अर्बन जो हम बोलते हैं कि रूरल में से अर्बन एरिया में ज़्यादा माइग्रेशन होता है, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर की कोई ऐसी अच्छी मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं गिनी जाती है, ठीक है, वो मतलब उसमें कोई फूड जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और मतलब वो मानसून पे निर्भर करता है, ठीक है, उसमें इनकम भी अच्छी नहीं होती, तो इस तरह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है। और दूसरा एक माइग्रेशन का भी टाइप है कि जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अदर कंट्रीज में चले जाते हैं जहाँ पर हायर सैलरीज उनको मिलती है, जैसे कि इंडिया से वो कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, ठीक है, यूएस चले जाते हैं, इस तरह से भी माइग्रेट होते हैं, ठीक है, उनको अपना भी प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस तरह से मतलब ये दो तरह के माइग्रेशन रहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों माइग्रेशन के केसेस में जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होता है, ठीक है, और हायर लिविंग का तो कॉस्ट होता है, ठीक है, जो साइकिक कॉस्ट होता है, मतलब एक जो मानसिक एक कॉस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेंज सोशल कल्चरल सेटअप होता है, जब देश बदलेगा तो कल्चर भी बदलेगा, तो ये सब कॉस्ट उसमें होते हैं, ठीक है। तो इन कॉस्ट मतलब जो वहाँ से जो हायर अर्निंग मिलेंगी, वहाँ मतलब जो अगर कनाडा गया कोई भी वहाँ से, ठीक है, उनको एनहांस्ड अर्निंग मतलब हायर अर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो वो हायर अर्निंग जो भी जो ये ट्रांसपोर्ट की जो लागत है, हायर लिविंग को मतलब लिविंग कॉस्ट के मतलब जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उनसे ज़्यादा होगी, ये जो इन्हांस्ड अर्निंग होगी वो। तो इससे क्या होगा
कि जो मतलब जो 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 ये जो कॉस्ट लगी थी उसको रिकवर कर लेगा जो भी वो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से माइग्रेशन भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। पहला कौन सा था, एजुकेशन, दूसरा कौन सा था, हेल्थ केयर, और तीसरा कौन सा है, माइग्रेशन, ठीक है। अब अब बात करते हैं चौथे स्रोत की। पीपल, हम लोग क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं कि जो हम खर्च करते हैं किस पे, इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, कि लेबर मार्केट में क्या चल रहा है और अदर मार्केट, एजुकेशन और हेल्थ में क्या करता है, ठीक, क्या चल रहा है, इन सब माहिती के लिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पेंड करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में कोई न्यूज़ की ऐप के लिए पे करते हैं, मतलब कोई ऐप, मतलब हम न्यूज़पेपर के लिए भी पे करते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, जो डेली बेसिस पे डिटेल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन किस लिए नेसेसरी है कि जो मानव पूंजी जो है उनको निर्णय लेने के लिए ये जानकारी आवश्यक होती है। जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डिसीजन लेने के लिए ये जानकारी आवश्यक होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जब हो तभी डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो ह्यूमन कैपिटल का, इसके इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन होते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब प्राप्त करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, तो मतलब जो ये जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है जो भी ये, ठीक है, जो लेबर मार्केट और अदर मार्केट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में, ठीक है, उसको भी हम ह्यूमन कैपिटल का स्रोत गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, इन दोनों की मतलब हम कंपैरिजन करते हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ये टेंजिबल होता है, ठीक है। उसको हम अगर मतलब आज मेरे पास कोई कार है तो वो मेरा फिजिकल कैपिटल है, उसको मैं मार्केट में बेच सकता हूँ कोई अदर कॉमोडिटी की तरह, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कोई मतलब कोई टेंजिबल नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल होता है, ठीक है। मतलब आज मेरे पास कोई स्किल है तो मैं इसे ऐसे कोई मार्केट में जाके बेच नहीं सकूंगा कि कोई मेरी स्किल ले लो आप और मुझे पैसे दे दो, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी में बिल्ट होता है, ठीक है, और माइंड में बिल्ट होता है, जो भी ये ह्यूमन कैपिटल होता है वो, ठीक है, वो मार्केट में सेल नहीं किया जाता। जो जो ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज जो है, ठीक है, वो ही सेल की जाती है। जो पूरा ह्यूमन कैपिटल नहीं सेल किया जाता, जो वो ह्यूमन कैपिटल जो सर्विस दे सकते हैं उसको सेल किया जाता है, ठीक है। अब जो फिजिकल कैपिटल है उसको अपने ओनर से अलग किया जा सकता है, उसको सेपरेट रखा जा सकता है। मैं माना कि मेरे पास कार है, ठीक है, तो मैं उस कार को अपने घर से सेपरेट रख भी सकता हूँ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का क्या है कि वो इनसेपरेबल है ह्यूमन से, ठीक है। मेरी जो स्किल है वो तो मेरे साथ ही रहेगी, ठीक है, मैं अपने घर पे रख के स्किल तो नहीं कहीं पर जा सकता, इस तरह से, ठीक है, कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो इनसेपरेबल होता है। और जो मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस होती है उसमें भी ये जो दोनों कैपिटल होते हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है। जो फिजिकल कैपिटल होता है वो कम्प्लीटली मोबाइल होता है, ठीक है, कि जो भौतिक पूंजी होती है वो पूरी तरह से गतिशील होती है, वो कहीं भी उनको ले जाया जा सकता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके सिवाय कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल होता है कम्प्लीटली मोबाइल नहीं होता, ठीक है। उसका क्या होता है कि वो नेशनलिटी और कल्चर के हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। वो राष्ट्रीयता और संस्कृति के द्वारा प्रतिबंधित रहता है, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से गतिशील नहीं होता, ठीक है। अब जो जो ये दोनों फॉर्म ऑफ कैपिटल है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, वो समय के साथ साथ उनका मूल्य ह्रास होता है, ठीक है, जो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना, ठीक है। जो पर उसमें क्या है कि जो नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो डिफर करता है दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम मशीन का कंटिन्यूस यूज करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन तो होना ही है, ठीक है। और जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या होगा कि मशीन अप्रचलित हो जाएगी, जो मतलब ऑब्सोलेट हो जाएगा, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि जो उसमें डेप्रिसिएशन होता है एजिंग के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसका डेप्रिसिएशन गिना जाता है, ठीक है, उसके ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। पर उसको मतलब हम कह सकते हैं कि इस डेप्रिसिएशन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है एजिंग का, मतलब ये सब, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का, उसको हम कम कर सकते हैं कैसे, जो एजुकेशनल और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। अगर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा कि लोग लंबे समय तक जी सकेंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ लंबे समय तक अच्छी रहेगी, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो डेप्रिसिएशन तो होगा ही लेकिन वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल से, जो मतलब जो नेचर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं जो ह्यूमन कैपिटल से जो मिलते हैं और फिजिकल कैपिटल से जो मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो फिजिकल कैपिटल होते हैं उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं,
और जो जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं उनके बेनिफिट्स होते हैं, उनका नेचर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि जो ओनर को ही सिर्फ बेनिफिट नहीं कराता, जो मेरी स्किल है वो मुझे ही बेनिफिट नहीं करती, बल्कि सोसाइटी को एज ए होल बेनिफिट करता है, ठीक है। तो इसको हम एक्सटर्नल बेनिफिट कह सकते हैं, ठीक है। मेरी स्किल से क्या होता है कि मैं सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ कि इंटरनल बेनिफिट भी हुआ और एक्सटर्नल बेनिफिट भी हुआ ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। जो एजुकेटेड पर्सन हो, एक उदाहरण दिया गया है कि जो एजुकेटेड पर्सन हो वो वो कंट्री की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट ले सकता है, मतलब भाग ले सकता है, और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। वो मतलब अपना भी प्रॉफिट कर सकता है और कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि जो मतलब जो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स होते हैं दोनों होते हैं, ठीक है। अपना खुद का बेनिफिट और सोसाइटी का बेनिफिट दोनों ह्यूमन कैपिटल में होते हैं। फिजिकल कैपिटल में ओनली प्राइवेट बेनिफिट होता है, ठीक है। मेरी कार होगी तो वो सिर्फ मुझे ही बेनिफिट करवाएगी, वो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं करवाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि जो कैपिटल का जो मतलब जो भी जो कैपिटल का जो फ्लो होता है उसमें से क्या होता है कि जो भी पे करता है उसको जो बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पे करता है उसको इस कैपिटल का जो फिजिकल कैपिटल है उसका बेनिफिट मिलता है, इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। जो लिंक थी, हम जो जानना चाहते थे लिंक के बारे में, उसके बारे में, ठीक है। कंट्री में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। जो एक वर्कर और फैक्ट्री का जो वर्कर है वो, या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है वो, ठीक है। अब हम ये एक मतलब आप सोच सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करने के लिए कि कौन ज़्यादा इसमें से, इन दोनों में से कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल इनकम में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो लेबर स्किल होती है एजुकेटेड पर्सन की, वो अनएजुकेटेड पर्सन से अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट करने में मदद करती है, ठीक है। मतलब जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हो सकती है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, ठीक है। और जो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन होता है, ठीक है, जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसका कंट्रीब्यूट जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा ही होगा इलिटरेट पर्सन से, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ था कि इनका नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, और उसमें भी ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एजुकेटेड पर्सन का, ठीक है। और जो इस मतलब ये जो फैक्टर्स थे इस ह्यूमन कैपिटल के, हेल्थ है, मतलब जो ओवरऑल है, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, इसमें हेल्थ और एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है, ठीक है। अब एम्पिरिकल मतलब अनुभवजन्य जो साक्ष्य है, हम एम्पिरिकल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। वो उनसे ये पता लगा है कि जो इनके जब ह्यूमन कैपिटल में जो भी अगर कभी भी ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज होता है तो ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बढ़ावा हो, ठीक है। मतलब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिलेशन होता है वो नेब्यूलस है, मतलब अस्पष्ट है आज भी, ठीक है। कभी कभी मतलब जब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना जाहिर सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। इसके कई कारण होते हैं, जियो पोलिटिकल रीजन्स होते हैं, सोशल रीजन्स होते हैं, कल्चरल रीजन्स होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब जो इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये कभी कभी मतलब ये दोनों अस्पष्ट होने का इसका रीज़न क्या है, इसका लिंक कि मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जो एजुकेशन, सपोज मैं आपको दिखाऊं कि जो मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं उसका जो मेजरमेंट्स होता है, ठीक है, उसको उसमें मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन जो हम मेज़र करते हैं कि जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में मेज़र करते हैं, टीचर पीपल रेशियो में मेज़र करते हैं, ठीक है। जो एनरोलमेंट रेशियो में जो एनरोलमेंट रेट्स जो होते हैं उसमें मेज़र करते हैं, उसमें जो आंकड़े मिलते हैं उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन का पता नहीं चलता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी थी, कौन से स्टूडेंट को कितना अच्छा मिला, ठीक है, एजुकेशन मिला, इसका हमें पता नहीं चलेगा। सिर्फ हमें आंकड़े मिलेंगे कि इसने इतना पढ़ा है, ठीक है, लेकिन किसने कैसा पढ़ा है ये हम जान नहीं सकेंगे। तो ये एक तरह की लिमिटेशन हुई, ठीक है, एक प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। जो हेल्थ सर्विसेज है वो जो मॉनिटरी टर्म्स में हेल्थ सर्विसेज जो है वो मेजर की जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मेजर की जाती है, ठीक है। मोर्टालिटी रेट्स जो होते हैं उसमें मेजर की जाती है, ठीक है। लेकिन वो एक ट्रू हेल्थ स्टेटस वो नहीं बता पाती कंट्री के पीपल का, जो एक सही में जो एक स्टेटस है, जो ठीक है, जो हेल्थ स्टेटस है वो नहीं बता पाती, ठीक है। जैसे ये एजुकेशन में था उसी तरह हेल्थ में भी ये एक प्रॉब्लम, हेल्थ केयर में भी ये एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब
मैं आपको बताता हूँ कि जो ह्यूमन कैपिटल के मेजर्स है, ठीक है, उसमें कन्वर्जेंस है, ठीक है, मतलब उसमें ओवरऑल बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम है उसमें ओवरऑल कन्वर्जेंस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पास्ट डेटा अगर हम देखें तो मतलब पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कुछ मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया है पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। तो इसका हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो विकासशील देश है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें जो ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ है वो फास्ट है, ठीक है, पर जो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है। इसका ये भी कारण होता है कि हायर पॉपुलेशन रहती है डेवलपमेंट कंट्री की, जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट होता है वो भी हाई रहता है, ठीक है। तो रियल इनकम जो पर कैपिटा रियल इनकम होगी वो कम रहती है, ठीक है, उसका जो भी ग्रोथ रेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो तो फॉर्म होता जाता है, लेकिन जो पर कैपिटा रियल इनकम होती है उसका मतलब जो इंक्रीज होने का रेट होता है वो कम रहता है, ठीक है। जो हायर इनकम होती है, मतलब जब हायर इनकम होने लगती है किसी भी सेक्शन में, तो उससे क्या होता है, उसमें भी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने लगता है, ठीक है। मतलब ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे के पूरक है। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा तब हायर लेवल ऑफ इनकम जनरेट होगी, और हायर लेवल ऑफ इनकम जनरेट होगी तब हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरह से। और जब हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो ग्रोथ होता है वो हायर लेवल इनकम को बढ़ावा देता है, ठीक है। मतलब ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। जो 7th ईयर 5 ईयर प्लान था उसमें कहा गया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में जो लार्ज उसमें भी पर्टिकुलरली जो लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री होती है, ठीक है, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो भी डेवलपिंग कंट्री होगा उसमें अभी भी मतलब डेवलपमेंट होता होगा, उसमें उसके लिए उसकी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो डेवलप हो सकेगा, ठीक है। तो इसलिए जो लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री होती है उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारी जो फ्यूचर होगा, हमारी फ्यूचर इकोनॉमी होगी इंडिया की, मतलब किसी भी देश की बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बात करें तो हमारी जो फ्यूचर इकोनॉमी है आने वाली जो 2030, 2040 और 2050 तक की बात करें तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बल्कि नॉलेज रिसोर्सेज से रन होने वाली है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी महत्व होता होगा वो बहुत कम होने लगेगा, और जो नॉलेज रिसोर्सेज है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज है, उसका जो भी है महत्व बढ़ने लगेगा कंट्री में, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी आने लगेगी भविष्य में, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का जो इंडिकेटर्स है वो दिखाए गए हैं कि जो रियल पर कैपिटा इनकम थी हमारी कंट्री में 1951 में, मतलब जो जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, वो बढ़ती गई, ठीक है, मतलब ग्रोथ दिखा हमारी कंट्री में। क्रूड डेथ का जो रेट है वो भी कम होता गया, ठीक है, देखिए, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो भी कम होता गया, मतलब डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो मेल की वो भी बढ़ती गई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि हमारी कंट्री ने हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया अच्छे से, ठीक है। और फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ वो भी बढ़ता गया, ठीक है, मतलब ओवरऑल हेल्थ में भी बढ़ोतरी हुई है, लोगों की लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ता गया हमारी कंट्री में, ठीक है। मतलब एजुकेशन भी आज हमारी कंट्री में वैसे देखा जाए तो उसका स्टेट भी अच्छा है, ठीक है। कुछ मतलब इनएफिशिएंसी आज भी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एजुकेशन में भी हमारी कंट्री आगे बढ़ी है, डेवलपमेंट किया है हमारी कंट्री ने, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसके बीच क्या लिंक होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट को मतलब मतलब कह सकते हैं कि समान शब्दों के रूप में देखा जाता है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि ये जो एजुकेशन है, ठीक है, और हेल्थ है उसको लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के मीन्स के हिसाब से देखता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन कैपिटल के मतलब के हिसाब से ये जो एजुकेशन और हेल्थ है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक टूल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल का ये मतलब ये है कि ये एक प्रॉफिट देखता है इस एजुकेशन और हेल्थ में, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट में क्या है कि जो हेल्थ है वो एक ह्यूमन के वेल बीइंग के लिए इंटीग्रल पार्ट रहता है, ठीक है। जो पीपल होते हैं वो जब उसमें एबिलिटी होगी जब रीड और राइट करने की, ठीक है, और हेल्दी रहने की, जब लाइफ को हेल्दी रखने की जब उनमें क्षमता होगी तभी वो अच्छी चॉइस कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है वो एजुकेशन और हेल्थ को एक ह्यूमन के वेल बीइंग के पार्ट में देखता है, ना कि प्रॉफिट के पार्ट में। जबकि ह्यूमन कैपिटल होता है वो एजुकेशन और
और हेल्थ को एक तरह से देखा जाए तो वो भविष्य में रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से वो देखता है, ठीक है, कि उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो ह्यूमन कैपिटल वो ह्यूमन बीइंग को किस तरह से ट्रीट करता है कि जो एज अ मीन्स टू एन एंड, मतलब जो भी एंड होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए एक टूल है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल के लिए ह्यूमंस जो होता है, जो एंड जो होता है, मतलब जो हम प्रॉफिट भी गिन सकते हैं एंड में, ठीक है, कोई रिजल्ट भी गिन सकते हैं, उसके लिए एक मीन्स है, एक टूल है जो ह्यूमंस है, इसलिए, ठीक है। और जो एंड है वो क्या है हमारा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो मतलब ह्यूमन की जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज होना चाहिए, उसमें जो उसका टूल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स खुद, ठीक है। और जो इसलिए क्या किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट और जो ये ह्यूमन बीइंग्स मतलब प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि जो जो मतलब एजुकेशन और हेल्थ में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर वो अनप्रोडक्टिव रहता है, ठीक है, और जो आउटपुट और गुड्स और सर्विस का नहीं उसमें कोई बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो इस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया होगा ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया होगा वो अनप्रोडक्टिव कहलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई रिटर्न तो नहीं मिला इस इन्वेस्टमेंट का, कोई प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ा गुड्स और सर्विस का, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस का कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ एजुकेशन और हेल्थ पर उसको अनप्रोडक्टिव गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ही एंड्स होते हैं, ठीक है, जो लेबर ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिविटी नहीं, ह्यूमन बीइंग्स खुद एंड होते हैं, ठीक है, वो ही खुद रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन का वेलफेयर का एक कंसेप्ट आया जाता है, ठीक है, उनका वेल बीइंग होना चाहिए ह्यूमन का, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से वो एजुकेशन और हेल्थ को एक प्रॉफिट के रूप में नहीं देखा जाता ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जो इसके ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जो एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसके कारण कि जो उसमें उसमें उससे क्या होता है कि जो वेल बीइंग होता है ह्यूमन का वो एक्सपेक्ट किया जाता है एंड में, ठीक है, ना कि उनकी प्रोडक्टिविटी, जो हायर लेबर प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट नहीं होता, वो ह्यूमन की ओवरऑल वेल बीइंग में रिजल्ट होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है उसमें, ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन, इसी कारणों के लिए जो बेसिक एजुकेशन हम बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा और बुनियादी जो व्यवस्था मतलब स्वास्थ्य जो होता है, बेसिक हेल्थ केयर, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होता है इसलिए वो लेबर प्रोडक्टिविटी को ना भी बढ़ाए तो भी ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको देखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब एवरी इंडिविजुअल को बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर का एक्सेस का मतलब राइट होना चाहिए, मतलब उनको ये अधिकार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरी ह्यूमन को लिटरेट और हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है, मतलब जो साक्षर होने का अधिकार है और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, इसलिए उसे बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की, जो हमारी भारत में जो मानव पूंजी निर्माण की स्थिति है उसके बारे में, ठीक है। जो इंडिया में जो एजुकेशन और हेल्थ है, ठीक है, उसमें जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो ऑल 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है, उन सब से किया जाता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में मतलब हेल्थ और जो एजुकेशन होता है उन दोनों के बारे में इस बुक में पढ़ना है, और सिर्फ इस चैप्टर में हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हम इस बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी क्यों होता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, इसमें जो नीड होती है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की, उसके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि देखिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है कि उसमें प्राइवेट और सोशल दोनों बेनिफिट होता है, ठीक है। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट भी होता है और सोशल बेनिफिट भी होता है, ठीक है। अब जो 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 एजुकेशन पे जो और हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। जो आज एजुकेशन में अगर इम्पैक्ट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी हमारी कंट्री, उसका उनको फल जो भी 10-15 साल के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं वो उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता लॉन्ग टर्म में, ठीक है, क्योंकि समय को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वेरियस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जब दूसरा कारण भी ये भी है कि जब इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं मतलब कंज्यूमर्स होते हैं इन सर्विसेज के, उनको जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उनकी कॉस्ट के बारे में जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास अगर नहीं होगी, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विस है उनको मोनोपोली आ जाएगी, ठीक है। जब सामने वाले को पता नहीं होता कि जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब उसका एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो
उसमें मतलब ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर ऐसी स्थिति में मोनोपोलिस्टिक पावर एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। वरना क्या होगा कि मतलब जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है वो अपनी मनमानी से सबसे पैसे लेंगे इस तरह से, ठीक है। वो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का रोल ये है कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स है, ठीक है, जो सर्विस देते हैं, प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करे, ठीक है। और जो प्राइस है वो भी करेक्ट रखे, ठीक है, ताकि जो मोनोपोलिस्टिक स्थिति हो वो मतलब प्रिवेल ना करे कंट्री में, ठीक है। ये है गवर्नमेंट का रोल कि जो ये सर्विसेज देने वाले होते हैं उनसे ये जो रूल्स है वो फॉलो करवाना, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एजुकेशन के, ठीक है, और जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनसीईआरटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है। वो इस जो मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एजुकेशन के अंदर, जो आने वाले इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, उनको सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब उनका सर्टिफिकेशन करना, उनके ऊपर कंट्रोल, उनका कुछ रेगुलेशन बनाना, ठीक है। जो भी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होती है, उनके रेगुलेशंस बनाना, रूल्स बनाना, ठीक है, इस तरह से वो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्री है जो हमारी, जो मतलब डेवलपिंग कंट्री है जो इंडिया जैसी, मतलब कोई भी हो, ठीक है, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे एक लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन है हमारी, जो एक बड़ी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वो आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है, ठीक है, मतलब गरीब है, ठीक है। तो उनको मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है वो अफोर्ड आज भी नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो 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 उसके बाद भी, उसके अलावा भी क्या है कि भारत की आज़ादी का एक ऐसा हिस्सा ऐसा भी है कि जो सब्सटेंशियल सेक्शन, एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है कि जो जो हायर एजुकेशन और सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाता, मतलब जो एडवांस लेवल ऑफ जो हेल्थ केयर होता है, हायर एजुकेशन होता है, उसको आज भी एक्सेस नहीं कर पाता, जो एक बड़ा सेक्शन ऐसा है हमारी कंट्री में, ठीक है। वो जब बेसिक एजुकेशन और उसके बाद भी हम ये देखें कि एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होती है और हेल्थ केयर होती है, उसको एक नागरिकों के अधिकार के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एसेंशियल बन जाता है, मतलब ज़रूरी बन जाता है कि जो गवर्नमेंट जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए, जो अपने सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए, ठीक है। क्योंकि उसको अब अधिकार के रूप में देखा जाता है, जो हमारी जो भी मतलब सिटीजन्स के लिए ये एजुकेशन और हेल्थ है वो अधिकार के रूप में देखा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को अब ज़रूरी हो जाता है कि वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए, ठीक है। ये जो डिजर्विंग सिटीजन्स होते हैं, मतलब पुअर सिटीजन्स होते हैं, उनको भी, और जो सोशली डिप्रेस्ड का क्लास होते हैं उनको भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की, ठीक है। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है हमारे एजुकेशन में, ठीक है, उसमें ग्रोथ हुआ है, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर जो है हमारा गवर्नमेंट का, वो दो तरह से व्यक्त किया जाता है, मतलब उसके दो रास्ते, ठीक है। कौन से की जो परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो गवर्नमेंट का अगर 100 रुपये का एक्सपेंडिचर है टोटल एक साल का, ठीक है, उसमें अगर 20 रुपये उसने 20 रुपये एजुकेशन सेक्टर में लगाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20% उसने एजुकेशन सेक्टर में लगा दिया। 20% किसके, जो अपना नेशनल एक्सपेंडिचर था, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था उसका, ठीक है। और दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जैसे मतलब ये मोटे मोटे तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, हमारी कंट्री में, कि इतने % ऑफ जीडीपी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट स्पेंड करती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो परसेंटेज ऑफ टोटल एजुकेशन, जो परसेंटेज जो ये पहला वाला होता है ना, जो पहला वाला जो रास्ता है, वो क्या हमें दिखाता है कि जो एजुकेशन जो मतलब जो शिक्षा के महत्व को इंगित करता है ये, ठीक है। जो सरकार के समक्ष जो चीज़ों की योजना होती है, ठीक है, उसमें जो शिक्षा के महत्व को ये मतलब इम्पोर्टेंस दिखाता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है, मतलब परसेंटेज ऑफ जीडीपी के जो रास्ते से ये जब दिखाया जाता है जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, तो उसमें क्या होता है कि जो कितनी इनकम लोगों की, मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन की कितनी इनकम एजुकेशन में लगाई गई, इसको दिखाता है, ठीक है। ये आगे था वो क्या दिखाता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन था हमारी गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट कितना इम्पोर्टेंस एजुकेशन को देती है, ठीक है, वो दिखाता है कि जो 20% ये जो मतलब
20% एक्सपेंडिचर किया टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो उसमें मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिखाता है गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट के लिए ये सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये दिखाता है। और जो परसेंटेज जो जीडीपी वाला जो फैक्ट जो रास्ता है उससे क्या दिखाता है कि पीपल की जो टोटल इनकम थी उसमें से कितना हिस्सा गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए कमिट किया, ठीक है। इस तरह से इसे ये मतलब ये दोनों रास्तों के जो मतलब जो इंडिकेशन होता है वो अलग अलग होते हैं। जो और हमारी कंट्री में क्या है कि जो इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, जो एजुकेशन जो शिक्षा व्यय में जो वृद्धि की गई है वो अनियमित है, ठीक है। और उसमें भी रेगुलरली राइज और फॉल हुआ है, ऐसा नहीं कि बढ़ती गई है, ठीक है। लोग गवर्नमेंट ने हर साल अच्छे अच्छे मतलब एजुकेशन में ज़्यादा की ज़्यादा स्पेंड करती गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कभी कभी बढ़ गई, कभी कभी कम हो गई, इस तरह से, ठीक है। अब हमारी कंट्री में जो टोटल जो स्पेंडिंग होता है गवर्नमेंट का, उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो बहुत ही बड़ा उसमें प्रमुख हिस्सा गिना जाता है, ठीक है। आप मतलब बहुत ही बड़ा पोर्शन जो होता है एक्सपेंडिचर का वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जाता है। वो जो लीस्ट शेयर होता है, ठीक है, जो सबसे कम जो प्रोपोर्शन होता है जो एक्सपेंडिचर का वो हायर एजुकेशन में रहता है, ठीक है। लेकिन एक उसमें भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट है कि जो जो टर्शियरी एजुकेशन है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट स्पेंड लेस, बहुत कम स्पेंड करती है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट जो है, ठीक है, जो वो टर्शियरी एजुकेशन में ज़्यादा है। जो जैसे हमने बोला ना कि हायर एजुकेशन को हम टर्शियरी एजुकेशन बोलते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम है, लेकिन पर स्टूडेंट जो स्पेंडिंग होता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है। और जो स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उसमें भी एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है और जो भी अचीवमेंट्स होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंस होती है। जाहिर सी बात है, कोई अच्छा स्टेट होगा, वेल्दी स्टेट होगा, तो वो अच्छे से अपनी जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर पाएगा। कोई पुअर स्टेट होगा तो उसमें अच्छे से जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाएगी, इस तरह से, ठीक है। और जब एजुकेशन कमीशन था 1964 से 1966 का, उसने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद जो तपस मजूमदार कमेटी आई 1999 में, ठीक है, उसने एक एस्टिमेट दिया था कि 10 सालों की अवधि में हमारी कंट्री को रुपीस 1.37 लाख करोड़ एजुकेशन पे स्पेंड करने होंगे, ठीक है। तभी जो चिल्ड्रन है हमारी कंट्री में, जो 6 से 14 सालों के बीच के ग्रुप के जो चिल्ड्रन है वो स्कूल एजुकेशन के परव्यू में आ सकेंगे, सभी जो चिल्ड्रन है वो, ठीक है। अब 2009 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, ठीक है, और पारित किया। उसमें क्या था कि जो फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो फ्री एजुकेशन है, जो चिल्ड्रन के लिए, जो चिल्ड्रन 6 से 14 साल के एज ग्रुप में आते हैं, उनका जो एजुकेशन है उनको फंडामेंटल फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गए थे, ठीक है। तो ये एक्ट था वो 2009 में पास किया गया था, ठीक है। और हम जो आज भी हमारी गवर्नमेंट जो एजुकेशन सेस लगाती है, वेरियस जो यूनियन टैक्सेस होते हैं, तो उसमें 2% एजुकेशन सेस लगाती है, ठीक है। मतलब ये एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करती है, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसमें एजुकेशन में ग्रोथ हो, इसके लिए ये करती है, ठीक है। गवर्नमेंट उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि हायर एजुकेशन के लिए जो भी लोन होती है, ठीक है, और लोन स्कीम्स होती है जो स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, उसके लिए भी एक बड़ा परिव्यय को मंजूरी देती है, ठीक है। मतलब एक बड़ी धनराशि उसके लिए अवेल कराती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के इंडिया की एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे कितना जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो बढ़ता गया, ठीक है, ठीक है। फीमेल में भी बढ़ा है, ठीक है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट भी बढ़ा है हमारी कंट्री में, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में बढ़ा है। यूथ लिटरेसी रेट है जो 15 से 24 साल के बीच में जो गिना जाता है, ठीक है, परसेंट में गिना जाता है ये, ठीक है, ये सब परसेंट में ही गिना जाता है, वो भी बढ़ा है, ठीक है। ओवर द टाइम ये सब बढ़ा है। मतलब हमारी कंट्री में एजुकेशन का जो रेट, मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बढ़ा तो है, ठीक है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें कि जो एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा ड्रीम था वो आज भी एक दूर का सपना रह गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारी कंट्री ने एजुकेशन के बारे में के लिए कई मतलब इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन हर एक सिस्टम का अपना एक इनएफिशिएंसी भी होता है, ठीक है। इसके कारण आज भी एक सभी के लिए शिक्षा आज भी एक दूर का सपना होता है, ठीक है। लिटरेसी रेट आज एडल्ट्स और यूथ दोनों में बढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट नंबर जो इलिटरेस है ना हमारी कंट्री में, परसेंटेज वाइज नहीं, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेस है हमारी कंट्री में, वो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब जितने थे इंडिया की पॉपुलेशन में, वो मोटे मोटे तौर पे इतने ही है, ठीक है।
मतलब एक कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा आज भी इलिटरेट है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंगिक समानता की, जेंडर इक्विटी की। वो एक तरह से देखा जाए तो आज एक जेंडर इक्विटी में बहुत अच्छी कंडीशन, पहले से बेहतर कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि लोगों में भी अवेयरनेस आई है, ठीक है। आज वुमन होती है, वो अच्छी अच्छी एजुकेशनल डिग्रीज लेती है, अच्छी अच्छी जॉब्स करती है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं जो गैप्स होते हैं जो मेल फीमेल के, वो आज कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो जो वुमन का जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके कई कारण है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो वो इम्प्रूव हो, उसका सोशल स्टेटस हो वो इम्प्रूव हो, ठीक है, सोसाइटी में। तो वो जो फर्टिलिटी रेट हो और हेल्थ केयर ऑफ वुमन और चिल्ड्रन हो उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। इसलिए इस कारण की वजह से आज भी वो जो वुमन का एजुकेशन है हमारी कंट्री में उसको प्रमोट किया जाना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में क्या एक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है हायर एजुकेशन में हमारी कंट्री में। जो ये हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो पिरामिड है वो स्टीप पिरामिड है, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लेसर नंबर ऑफ पीपल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, जो हायर एजुकेशन लेवल आएगा तब स्टूडेंट्स और भी कम हो जाएंगे। इस तरह से ये एक स्टीप पिरामिड होता है हमारी कंट्री का, ठीक है। और उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम क्या है, जो एजुकेटेड यूथ है, मतलब हायर एजुकेशन वाला जो यूथ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है, ठीक है। ये जो लोअर एजुकेटेड यूथ है उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, ठीक है। और जो एजुकेटेड यूथ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है रूरल एरिया में अर्बन एरिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी कारणों की वजह से गवर्नमेंट को अपना जो अलोकेशन है, मतलब बजटरी अलोकेशन है, वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो इससे क्या होगा कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो बढ़ेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी एम्प्लॉयबल स्किल्स हासिल होगी, ठीक है। मतलब वो पढ़ के बाहर निकलेंगे तो एम्प्लॉयबल स्किल्स होंगी उनकी, वो अच्छी होगी जो पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा अलोकेट किया होगा, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा, इस तरह से। तो चलिए हम आते हैं अब पूरे चैप्टर के निष्कर्ष पे, ठीक है, कि जो हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के और ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट है वो जो वेरी वेल नोन है, मतलब ठीक है, हमारी कंट्री में ग्रोथ तो हुआ है हमारी कंट्री में, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में कुछ इनएडिक्वेसीज बनी हुई है, जो हम अपर्याप्तता है हम कह सकते हैं, इनएफिशिएंसीज भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना पोटेंशियल था उतना हम अचीव नहीं कर पाए हैं इन सब सेक्टर में, ठीक है। इंडिया में क्या है कि जो एक कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है हमारी पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में, ठीक है। और तो इसलिए एक समय की मांग क्या है कि जो एक ऐसी कंडीशन खड़ी की जाए हमारी कंट्री में क्वालिटेटिवली, ठीक है, कि जो ये मैन पावर है उसका योग्य रूप से यूज़ किया जा सके, ठीक है, यूटिलाइज किया जा सके। ये कैसे हो सकता है कि मतलब जो एजुकेशन में और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और सब लोगों को एक्सेस मिले इन सर्विसेज का, ये इंश्योर करना। इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल फॉर्मेशन होगा ह्यूमन कैपिटल का वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों अच्छे से होगा, ठीक है। तब जाके जो इंडिया में जो मैन पावर है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेक्चर ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण विकास की बात है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा, जो रूरल डेवलपमेंट क्या है और उसके साथ क्या क्या मेजर इश्यूज जुड़े हुए हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। जो इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट का होना ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंस है, ये भी हमें पता चलेगा। जो क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम का कितना क्रिटिकल रोल रहता है रूरल डेवलपमेंट के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ होती है रूरल एरिया में उसका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या महत्व होंगे, क्या मतलब उसका क्या पोटेंशियल होगा हमारी कंट्री में, क्या लिमिटेशंस होंगी, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा रूरल सेक्टर है, जो ठीक है, जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत ही बड़ा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में अपना लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब जो हमें रूरल डेवलपमेंट पर इतना मतलब फोकस क्यों करना चाहिए, जो
हमारे मतलब हमारी कंट्री में ऐसे लार्ज इंडस्ट्रीज वाले और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हब वाले जो सिटीज़ तो है, बेंगलोर है, दिल्ली है, ठीक है, इतने अहमदाबाद है, कलकत्ता, इतने अच्छे बड़े बड़े सिटीज़ भी है, फिर भी हमें रूरल डेवलपमेंट के मतलब रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान क्यों देना चाहिए? इसका कारण ये है कि जो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है, ठीक है, और वो आज भी इतनी प्रोडक्टिव नहीं बन पाया जिसको हमें बनाना, मतलब जितने पोटेंशियल से वो प्रोडक्टिव बननी चाहिए वो इतनी आज प्रोडक्टिव नहीं बन पाई है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी कंट्री 1/4 ऑफ रूरल इंडियन जो पॉपुलेशन है वो आज भी एक घोर गरीबी हम कह सकते हैं, जो एब्जेक्ट पॉवर्टी है वो उसमें जी रही है, ठीक है। इसीलिए हमारी कंट्री का अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना हो तो हमें रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब रूरल डेवलपमेंट क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक व्यापक शब्द है, ठीक है, ये कोई ऐसे एक छोटी सी सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते। ये मतलब इसके कई डायमेंशंस होते हैं, कई फेसेस होते हैं, ठीक है, मतलब कई फैक्टर्स होते हैं इसको अफेक्ट करने वाले, ठीक है, इस तरह से। अब एसेंशियली क्या होता है कि इसमें क्या फोकस किया जाता है कि जो डेवलपमेंट कौन से एरिया का डेवलपमेंट करना, जो मेन स्ट्रीम कंट्री की इकोनॉमी, जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है उससे पिछड़े है, ठीक है, जो ग्रामीण एरिया से, जो भी विलेज एरिया से, ठीक है, वो जो कंट्री की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, लैगिंग बिहाइंड है, उनका डेवलपमेंट करने का एक कंसेप्ट होता है रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। जो कई ऐसे क्षेत्र है हमारी कंट्री में जो रूरल डेवलपमेंट का फोकस रिक्वायर करते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमारी कंट्री में, ठीक है। ये कौन कौन से एरिया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन से एरिया को हमें ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे भी पॉपुलेशन तो है ही रूरल एरिया में, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स हो ना हमारी कंट्री का, उसको डेवलप करना, लैंड रिफॉर्म्स लाना हमारी कंट्री में, ठीक है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब लैंड पे डिपेंडेंट है हमारी पॉपुलेशन, तो लैंड रिफॉर्म्स लाना भी ज़रूरी है, ठीक है। जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होता है, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होता है लोकेलिटी के, मतलब लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। जैसे जैसे लोकेलिटी चेंज होती है उसे वैसे वैसे लोकल रिसोर्सेज भी चेंज होते हैं, उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना कंट्री में, ठीक है, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, जो पॉवर्टी के एलिविएशन करने के लिए, जो भी मतलब ग्रामीण पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको कम करने के लिए भी विशेष उपाय करना, स्पेशल मेजर्स का मतलब अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और जो लिविंग कंडीशंस है, वीकर सेक्शन का जो पॉपुलेशन है उनकी लिविंग कंडीशंस है, ठीक है, उनमें भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। और और उनके लिए और जो एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले उन पर भी फोकस करना, तो ये सब एरियाज है उस पर फोकस करना चाहिए। जो रूरल डेवलपमेंट है उसको मतलब रूरल डेवलपमेंट का गोल हासिल करने के लिए इन सब एरियाज को फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो पीपल जो है, जो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, मतलब ठीक है, उनको हमें क्या करना कि वेरियस मीन्स ऑफ जो हमें प्रोवाइड करने होंगे, उनको विभिन्न साधन उपलब्ध कराने होंगे हमें, कि ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ पाए। जो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटी करते हैं ना रूरल एरिया में, जिनकी कोई बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, उनकी इतनी अच्छी इनकम भी नहीं होती, ठीक है, इनका इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी भी नहीं होता, इस तरह से। तो उनको एक मतलब विभिन्न साधन, विभिन्न रिसोर्सेज उपलब्ध कराने, जाके उनकी उत्पादकता बढ़ पाए, ठीक है। और जो उनको एक मतलब अपॉर्चुनिटीज डाइवर्सिफाई भी करनी चाहिए, जो गतिविधियों मतलब जो उत्पादक गतिविधियां है उनमें भी विविधता लाने के लिए हमें एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी नॉन फार्म्स, मतलब सभी लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा। नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इन तरह की एक्टिविटी में भी उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मतलब उनका जो ऑक्यूपेशन है, वो जो काम कर रहे हैं उनमें डाइवर्सिटी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अलग अलग प्रकार के काम करें तो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेंगी, ठीक है। और जो उनको एक मतलब अच्छे से हेल्थ केयर का मतलब एक्सेस कराना चाहिए, जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, जो वर्क प्लेस और घरों में, ठीक है, और एजुकेशन भी उनको उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। और जो उनको टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो ये पीपल होते हैं जो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ केयर और सैनिटेशन फैसिलिटी और एजुकेशन की फैसिलिटी और उनको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी रूरल डेवलपमेंट जाके हासिल होगा, ये जो गोल है वो हासिल हो पाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में एडेक्वेट नहीं है, ठीक है, अपर्याप्त है, ठीक है।
और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही कम रहती है, मतलब डाइवर्सिटी नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में। एक ही तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है उनकी होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, और कुछ कुछ छोटी छोटी जो अदर एम्प्लॉयमेंट होती है वो उसमें भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, जैसे कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री, उन तरह की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है। और जो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का कैजुअलाइजेशन होता जा रहा है, ठीक है, कि जो कैजुअल लेबर होता है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर वेराइटी के काम जो होते हैं रूरल एरिया में वो कैजुअल होता है, ठीक है। तो इन कारणों से जो रूरल डेवलपमेंट होता है वो बाधित होता है हमारी कंट्री का, ठीक है। ये जो कारण है इनसे हमारी कंट्री का रूरल डेवलपमेंट होता है वो बाधित होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो क्रिटिकल एस्पेक्ट, क्रुशियल एस्पेक्ट्स है रूरल इंडिया के, लाइक क्रेडिट मार्केटिंग सिस्टम, जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल है, ठीक है। इन सबको हम एक क्रिटिकल लुक से देखेंगे, ठीक है। उनके मतलब उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब पहला है क्रेडिट और मार्केटिंग, जो रूरल एरियाज में होता है उसका। अब जो ग्रोथ होता है रूरल इकोनॉमी का, ठीक है, वो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है, जो कैपिटल होता है उसके इन्फ्यूजन पे वो प्राइमरीली डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि उसी से उसमें हायर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में आती है, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसी से ये जो हायर जो कैपिटल होता है टाइम टू टाइम जो इन्फ्यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी से एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब प्रोडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो वो क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है हमारा जो ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी है वो, ठीक है। और जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, जो फसल की जो बुआई होती है, सोविंग होता है, उसके बाद जब वो जो कल्टीवेट हो जाए, ठीक है, हार्वेस्ट मिले, उसके बाद जब उसको बेचा जाए मार्केट में, ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है, बहुत बड़ा लंबा समय होता है रिटर्न का, ठीक है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद फार्मर को रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या करता है फार्मर जो होता है वो बोरो करने लगता है, ठीक है। मतलब जो हमने देखा था ना पॉवर्टी की साइकिल, जिसमें फार्मर बोरो किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब जो मतलब उससे क्या होता है कि वो हायर इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल होती है उसमें फंस जाता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस था हमारी कंट्री, जब आज़ादी के वक्त क्या था कि हमारी कंट्री में मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स ने ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा शोषण किया था। वो हायर इंटरेस्ट पे इनको पैसे देते थे, और बाद में मतलब ये ओवरऑल ये जो फार्मर्स थे वो पॉवर्टी की साइकिल में चले जाते थे, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, जो मेजर चेंज आया 1969 के बाद, ठीक है। इसमें इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया कि जो सोशल बैंकिंग और जो मल्टी एजेंसी अप्रोच है, ठीक है, उसको अप्रोच किया ताकि वो रूरल क्रेडिट की जो नीड्स है उसको एडिक्वेटली मीट कर पाए, ठीक है। मतलब जो भी ज़रूरत है, जो रूरल क्रेडिट की जो ज़रूरियात है उनको पर्याप्त रूप से पूरा कर सके, इसके लिए वो सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को उसने इंडिया ने अडॉप्ट किया 1969 के बाद, ठीक है। इंडिया में एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो नाबार्ड बोलते हैं, वो 1982 में भी उसको एस्टेब्लिश किया गया एज एन एपेक्स बॉडी, ठीक है। तो शीर्ष निकाय हम कहते हैं ना, एपेक्स बॉडी, सबके ऊपर जो बॉडी होती है वो। तो उसका काम क्या था कि जो एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में, जो भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने की उसका मेन एम था, ठीक है, उस वक्त। मतलब हम अभी प्रोग्रेस कर रहे थे इस सेक्टर में, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रूरल बैंकिंग होते हैं जो आज, ठीक है, हमारी कंट्री में रूरल बैंकिंग के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आता है, मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन आता है, मतलब उसमें क्या आता है, कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल आरआरबीज बोलते हैं हम, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव्स होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं। ये जो सारी मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रूरल क्रेडिट को फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं आज हमारी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके बारे में हमने पढ़ा, वो भी इमर्ज हुए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो अपनी जो फाइनेंशियल ज़रूरियात होती है वो अपने आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसमें रिस्क कम होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब 2019 की जो मई थी तभी 6 करोड़ वुमन थी जो हमारी कंट्री में, ठीक है। और वो 54 लाख वुमन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उसमें 6 करोड़ वुमन मेंबर बन चुके थे, ठीक है। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो थे वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब क्या है कि ये क्रेडिट प्रोविजन है, अब ये क्रेडिट की पूरी प्रोसेस है, ये क्रेडिट प्रोविजन है, उसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम गिना जाता है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी क्रेडिट्स होती है, ठीक है, कोई इतना बड़ा भी क्रेडिट नहीं होता है, इसलिए इनको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स गिने जाते हैं, मतलब उनको कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है।
और जो SHG से मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्होंने वुमन एम्पावरमेंट में को बढ़ाने में मदद की है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये जो वुमन का उसमें बहुत बड़ा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा इससे, ठीक है। लेकिन उसमें एक आरोप क्या लगाया जाता है, ये जो मतलब ये पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो भी, ठीक है, उनका ये जो बोरोविंग होता है वो सेल्फ कंजम्पशन के पर्पस के लिए यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है, ना कि किसी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, ठीक है। ये एक आरोप लगाया जाता है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूरल बैंकिंग की, मतलब इसका एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन समाचलन जो क्रिटिकल अप्रेजल होती है वो हम करते हैं। क्रिटिकल जो भी मतलब उसका प्रोज और कॉन्स देखते हैं जब भी हम क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, इस तरह से हम इसे देखते हैं, ठीक है। अब हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम का रैपिड एक्सपेंशन हुआ तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट आए थे हमारी जो रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट थे उस पर, ठीक है, और जो इनकम और मतलब एम्प्लॉयमेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स थे, ठीक है, पर्टिकुलरली ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो इसके अच्छे से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे, ठीक है। इसने क्या किया कि जो फार्मर्स थे उसको जो सर्विस और क्रेडिट फैसिलिटीज थे उसको अवेल कराने में मदद की, ठीक है। वेराइटी ऑफ लोन्स, उनको प्रोडक्शन की नीड के लिए जो लोन्स चाहिए उनको भी अवेल कराने में मदद की है जो रूरल बैंकिंग था उसने, ठीक है। और आज हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली है जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से, ठीक है। जो हम मतलब ये सब ये डेवलपमेंट हुआ है किसके कारण हुआ है, ये जो रूरल बैंकिंग का जो एक्सपेंशन हुआ इसके कारण हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से मतलब ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मतलब उसमें भी कुछ कुछ इनएफिशिएंसीज आज है हमारी कंट्री में, कि जो कॉमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, और अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उसके सिवा जो अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने मतलब जो कल्चर, जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कल्चर हो उसको डेवलप करने में वो फेल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब वो उतना अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि जो बोरोवर्स होते हैं वो अपनी इफेक्टिव लोन रिकवरी नहीं कर पाए, मतलब ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है वो लोन रिकवरी इफेक्टिवली नहीं कर पाए, ठीक है। इससे क्या होता है, जब लोन रिकवरी नहीं होती तब उनको नुकसान जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब ये एक तरह से हुआ ना, ये प्रॉब्लम हुआ हमारी सिस्टम में, ठीक है। और जो एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट है, ठीक है, हमारी कंट्री में वो भी बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। ये फार्मर फेल क्यों होते हैं बैंक लोन्स, मतलब बैंक लोन्स वापस देने में फार्मर्स फेल क्यों होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंडेंट रहता है। दूसरा एक आरोप ये भी रखा जाता है कि फार्मर्स है वो जानबूझकर ये कर्ज वापस करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, ये जानबूझकर ये लोन वापस नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सपांशन और जो ये एक्सपांशन हुआ जो रूरल बैंकिंग का जो और प्रमोशन हुआ, ठीक है, उसने भी एक मतलब एक ड्रॉबैक उसका ये एक रहा है, मतलब उसने भी एक बैक सीट ले लिया है, ठीक है। ये मतलब इतना डेवलपमेंट जितना हमें पोटेंशियल है हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं कर पाया है ये रूरल बैंकिंग सेक्टर है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म होता है कि जो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचते हैं जो मार्केट चैनल के थ्रू, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक असेंबलिंग, जो स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकेजिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जो कंट्री की डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है, ठीक है, उसका अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का पूरा सिस्टम होता है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है वो खेत से लेकर जो भी एंड कंज्यूमर होगा उसके तक पहुंचे, ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, आज़ादी के पहले क्या था कि जो फार्मर्स थे उनको मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, किस तरह से कि उनको जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे कि जो वजन होते मतलब जो, ठीक है, वो गलत वजन और खातों में हेरफेर का सामना करना पड़ता था, जो अकाउंट्स मैनिपुलेट करते थे जो ट्रेडर्स थे वो, जो फॉल्टी वेइंग ग्राम्स यूज़ करते थे वो, ठीक है। इस तरह से वो फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और जो फार्मर्स होते हैं जो इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, गलत जानकारी होती है उनके पास, मतलब इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, उनसे क्या होता है उनको लोअर प्राइसेस पे अपना जो भी हार्वेस्ट होता है वो बेचना पड़ता है, ठीक है। और आज भी हमारी कंट्री में एक सिचुएशन प्रिवेल कर रही है कि जो मोर देन 10% जो गुड्स होता है जो प्रोड्यूस हुआ है हमारा फार्म्स में, ठीक है, उसका 10% से भी ज़्यादा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी कंट्री में स्टोरेज फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ स्टोरेज एक प्रॉब्लम हमारी कंट्री में रहता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो स्टेट इंटरवेंशन था वो बहुत नेसेसरी हो गया, मतलब एक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था वो नेसेसरी हो गया ताकि वो प्राइवेट ट्रेडर्स को कंट्रोल कर सके, जो वो मतलब वो जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ना किसानों का, उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है।
तो इसके लिए 4 मेजर्स लिए गए, 4 स्टेप्स लिए गए, ठीक है, 4 उपाय मतलब लिए गए स्टेट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ये जो मार्केटिंग एस्पेक्ट्स है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो मार्केट्स थे उनका रेगुलेशन करना, ठीक है, ताकि एक ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन क्रिएट हो, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो हम मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसानों के साथ साथ उससे कंज्यूमर को भी लाभ हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर को क्यों लाभ हुआ? क्योंकि मतलब जो भी किसानों से लिया होगा, जो भी वो राइट प्राइस पे लिया होगा, तो कंज्यूमर को भी राइट प्राइस इस पे ये मिलेगा, ठीक है। कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा ट्रेडर्स के द्वारा, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये जो पहला स्टेप था जो रेगुलेशन का गवर्नमेंट के द्वारा, इससे क्या हुआ कि जो फार्मर्स और कंज्यूमर से दोनों को बेनिफिट मिला है, ठीक है। दूसरा था कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, जैसे रोड्स होते हैं, रेलवेज होते हैं, वेयर हाउस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह से, ठीक है। अब हमारी कंट्री में आज एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये एक प्रोविज़न, ये तो सही बात है कि ये प्रोवाइड कराना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो आज भी इनएडिक्वेट है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो डिमांड बढ़ रही है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को आज मतलब अपग्रेडेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया हमारी कंट्री में, ठीक है। अब तीसरा जो मेथड है वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसको फेयर प्राइस, मतलब अच्छे प्राइस, उसको उचित मूल्य मिल जाता है, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग होता है उसमें, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव मार्केटिंग में भी थोड़ा जैसे देखा जाए कि झटका लगा है, मतलब एक सेटबैक आया है, किससे? क्योंकि जो इनएडिक्वेट कवरेज होते हैं जो फार्मर मेंबर्स के, ठीक है, और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक्स, जो मार्केटिंग जो लिंक्स होती है उनके पास अच्छी नहीं होती, ठीक है, और जो इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उनका, ये जो कोऑपरेटिव होता है, इन सब कारणों के कारण ये जो कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग होता है उसमें भी सेटबैक देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वेरियस, वो उसमें क्या होता है, जैसे एमएसपी आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आती है, ठीक है, जो मिनिमम मतलब वो तो फार्मर को देना ही देना है, ठीक है, इस तरह से। और जो बफर स्टॉक से मेंटेन किए जाते हैं वीट और राइस के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि मतलब उनके कई उपयोग होते हैं, वो भविष्य में मतलब वो अगर कोई फूड शॉर्टेज हो तो उनको कंपेंसेट करने के लिए किया जा सकता है, इस तरह से, ठीक है। और जो पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके द्वारा फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब पॉलिसी मेजर्स है, ठीक है। तो टोटल 4 मेजर्स लिए गए हैं हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ वेरियस फॉर्म्स में बहुत लंबा रास्ता इसने काटा है, ठीक है, बहुत लंबा सफर तय किया है, ठीक है, ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है हमारी कंट्री में इसमें, ठीक है। और सम को कुछ विद्वान ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो एग्रीकल्चर में कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया जाए हमारी कंट्री में, तो उसमें एक ट्रिमेंडस स्कोप है हमारी कंट्री में कि फार्मर अच्छी इनकम, हायर इनकम अटेन कर सके, हायर इनकम गेन कर सके, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कंट्रोल हो रहना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, और कॉमर्शियलाइजेशन कर देना चाहिए जो भी कृषि है हमारी उसका, ठीक है। तो हमारी कंट्री का जो स्कोप है, मतलब जो पोटेंशियल है वो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स की, जो मतलब वैकल्पिक मार्केटिंग चैनल है, वैकल्पिक विपणन चैनल हम बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्टली सेल करते हैं वो कंज्यूमर्स को, ठीक है, अपनी जो प्रोड्यूस होती है वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि उनको इंटरमीडियरीज जो होती है उनको पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है, इस तरह से। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जो अपनी मंडी जो पंजाब और हरियाणा जो है वहाँ पे काम करता है अपनी मंडी, ठीक है, जो हदसपार मंडी है जो पुणे में, रायतू बाजार्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट्स होते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो उजावार संडीज होती है, जो मार्केटिंग जो मतलब जो फार्मर्स मार्केट होते हैं तमिलनाडु में, वो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कोई इंटरमीडियरीज के इन्वॉल्वमेंट के बिना अपना जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छी इनकम मिलती है, ठीक है। और मल्टीनेशनल फूड चेन्स भी आज प्रिवेल कर रही है हमारी कंट्री में, वो क्या करती है, मतलब अगर आप देखें कि जो वॉलमार्ट होती है वो क्या करती है, किसानों के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कि किसानों को बोल देती है कि वो हम आपको इतनी इनकम दे देंगे, आप अपनी जो भी प्रोड्यूस है वो आप अंत में हमें दे देना, ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है जो मल्टीनेशनल फूड चेन्स होती है, ठीक है। तो ये मतलब ये अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल है आज हमारी कंट्री में, ठीक है, इसका भी स्कोप अच्छा है हमारी कंट्री में,
ठीक है। इनका भी अगर इनको भी हमारी गवर्नमेंट पुश करे तो जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, ठीक है। इसका एक आर्ग्यूमेंट ये भी किया जाता है, इसका बेनिफिट मतलब इसका एक बेनिफिट ये भी दिखाया जाता है कि जो प्राइस रिस्क होते हैं जो फार्मर्स के वो इसको वो कम कर देती है, ठीक है। क्योंकि वो पहले से मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होंगी, मल्टीनेशनल फूड चेन्स होगी, वो क्या करेगी, पहले से ही फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देगी कि हम आपको इतना मतलब इतना प्राइस देंगे, ठीक है। वो पहले से ही तय कर दिया जाता है, तो प्राइस रिस्क कम हो जाता है फार्मर्स का, ठीक है। और इसका एक दूसरा बेनिफिट ये भी रहता है, जो फार्म प्रोडक्ट का जो मार्केट होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्योंकि ये कंपनी का नेटवर्क मल्टी नेशनल फूड चेन्स का नेटवर्क भी बड़ा हो जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट वो यूज़ करेगी उसका भी एक्सपेंशन होगा, उसके मार्केट का भी एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट है कि पहला तो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना, ठीक है। जो मतलब जो 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 क्रॉपिंग पैटर्न है हमारी कंट्री में जो है उसको चेंज करना, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो वर्कफोर्स है हमारी कंट्री में उसको एग्रीकल्चर के एरिया से दूसरे जो एक्टिविटीज़ है उसमें शिफ्ट करना, जैसे कि लाइव स्टॉक फार्म, जो पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, उसमें शिफ्ट करना, और जो नॉन फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर हो उसमें शिफ्ट करना। मतलब जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर का जो लेबर है उसको मतलब उदाहरण के तौर पे देखें कि उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करना, इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब उससे क्या होता है कि जो भी ये जो वर्कर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं काम करने के मेथड्स के लिए, ठीक है। कि ये एक नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। जो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो खरीफ सीजन है उसी में एम्प्लॉयमेंट रहती है, ठीक है। क्योंकि राबी सीजन होती है उसमें क्या है कि जो मतलब खरीफ सीजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहती है, राबी सीजन में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है, ठीक है। जो राबी सीजन जो होती है कि जो राबी सीजन में क्या होता है कि जो जहाँ पे इनएडेक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा जहाँ पे नहीं होती, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे राबी सीजन में क्या प्रॉब्लम रहता है कि जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लेकिन खरीफ जो सीज़न होती है उसमें अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन राबी सीजन में अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो इसी कारणों की वजह से दूसरे सेक्टरों में एक्सपांसन बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में, ठीक है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है उनको दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में मतलब क्या क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। जो सब सेक्टर्स आते हैं, जो डायनामिक सब सेक्टर्स होते हैं उसके, कि जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये सब मतलब जो होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, मतलब ठीक है, जिसमें लोग काम कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो भी जो लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर की, वो उनको इसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। जो ये सेक्टर कौन से होते हैं जिसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो पोल्ट्री, क्राफ्ट्स और हैंडलूम्स etc, ये भी जो सेक्टर है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ये सब सेक्टर में भी हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में से, जो भी एक्स्ट्रा मैन पावर है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री, हम देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या बेनिफिट्स होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी भी उसमें ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल और न्यूट्रिशन जो फैमिली के लिए होता है, ठीक है, उसमें भी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता, ठीक है। अदर फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के दौरान भी इसमें ये मतलब ये एक स्टेबल उसमें इनकम हो सकती है एनिमल हस्बेंड्री में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसमें फूड सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है। जो इंडिया में लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये एक अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, कि इसको 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, और उसमें भी लैंडलेस लेबर को इंक्लूड करके ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, मतलब इनकम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमन है, मतलब एक बड़े नंबर में वुमन भी है, वो भी लाइव स्टॉक सेक्टर में आज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उनको, ठीक है। अब हमारी इंडिया की जो डेयरी सेक्टर है हमारी कंट्री में, ठीक है, उसने भी लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है। हमारी कंट्री में मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स बढ़ गया था 1951 से 2016 के बीच में, ठीक है। इसका कारण हम एक ऑपरेशन फ्लूड था, जो इसको हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन था जो ऑपरेशन फ्लूड का, इसका हमें कारण गिना सकते हैं कि जो इसका कारण हमारी कंट्री में मिल्क का प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। मतलब ये एक डेयरी सेक्टर में एक बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस देखा जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है।
अब ऑपरेशन फ्लूड में क्या था कि जो एक सिस्टम थी, ऑपरेशन फ्लूड था जो एक सिस्टम थी, जो फार्मर्स थे जो भी, वो अपना दूध इकट्ठा करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ग्रेडिंग के हिसाब से, जो क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, और जो मार्केट होगी, जो अर्बन सेक्टर्स होगा, ठीक है, उसमें वो प्रोसेस किया जाएगा, अर्बन जो कोऑपरेटिव के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाएगा और बेचा जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये एक ऑपरेशन फ्लूड एक प्रोसेस था, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो उत्पादन है वो बढ़ गया हमारी कंट्री में दूध का, ठीक है। उसके बाद आता है मछली पालन, फिशरीज, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या है कि आज फिशरीज में जो टोटल फिश प्रोडक्शन होता है वो इनलैंड सोर्सेज से 65% होता है, बाकी जो 35% बचता है वो मराइन सेक्टर से आता है, ठीक है, मतलब सी और ओशियन से जो भी फिश प्रोडक्शन होता है वो, ठीक है। और फिश प्रोडक्शन आज हमारी कंट्री में जीडीपी का मतलब 0.9% कंट्रीब्यूट करती है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो एक लार्ज मतलब फिश वर्कर्स जो होते हैं उसमें एक लार्ज शेयर है वो पुअर रहते हैं, ठीक है। उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, लो पर कैपिटा अर्निंग्स देखी जाती है, मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत कम होती है, ठीक है, और जो हाई रेट ऑफ लिटरेसी और इंडेप्टेडनेस का प्रॉब्लम दिखा जाता है फिशरीज में, ठीक है। मतलब ये एक फिशरीज में एक कह सकते हैं कि उसमें एक पोटेंशियल है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसको हम अगर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट इस पे फोकस करे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आती है हॉर्टिकल्चर, जो जो हम बागबानी बोलते हैं उसको, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का क्या है, एक फैक्ट है हमारी कंट्री में कि जो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट है हमारी कंट्री में उसका 1/3 वो कंट्रीब्यूट करती है, और जीडीपी है उसका 6% हमारी कंट्री में, उसका जो 6% जो पोर्शन है वो हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट करता है हमारी कंट्री में, ठीक है। इंडिया आज मतलब वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरा है हमारी कंट्री में, वेरियस फ्रूट्स जैसे कि मैंगोस, बनानास, कोकोनट और कैश्यू नट्स है, और जो वेरियस नंबर ऑफ स्पाइस है, मतलब जो मसाले है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट, और आज हमारी कंट्री में आज हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनका, ठीक है। मतलब इंडिया आज एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, और हॉर्टिकल्चर के दुनिया में इंडिया का इंडिया एक लीडर के तौर पे उभरा है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो जो फार्मर्स की जो इन्वॉल्व हुए हैं जो हॉर्टिकल्चर में, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो ये जो इनसे इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, मैंगोस, बनानास, इन सब क्रॉप्स का, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फार्मर्स को, मतलब उनकी ओवरऑल कंडीशन होती है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। उनका लाइवलीहुड होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो इसे ये एक मीन्स कहा जा सकता है बागबानी को, ठीक है, जिससे कई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और कई वंचित वर्गों की आजीविका में सुधार के लिए ये एक साधन बन गया है, ये जो बागबानी है वो, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम है कई, मतलब जो 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 मतलब बागबानी हम हॉर्टिकल्चर है उसमें भी कई प्रॉब्लम है, ठीक है, कि मतलब बागबानी में नहीं, लेकिन ये जो ओवरऑल सिस्टम है, जो भी अल्टरनेटिव सोर्स है, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो एनिमल हस्बेंड्री में जो आता है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है हमारी कंट्री में जो लाइव स्टॉक की, ठीक है, वो बहुत कम है। एनिमल हस्बेंड्री की जो अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में देखा जाए तो वो बहुत कम है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि ये सब प्रोडक्टिविटी क्या रिक्वायर करती है, एक इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर करती है, ठीक है। और जो गुड ब्रीड्स होती है एनिमल की, उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ऐसा क्यों होता है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री के पास आज भी फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इसके कारण भी हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। और जो फिशिंग के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको भी रीओरिएंट करना चाहिए, इस तरह से रीओरिएंट करना चाहिए कि जैसे कि लॉन्ग टर्म गेन और सस्टेन और लाइवलीहुड, मतलब एक तरह की जॉब सिक्योरिटी ये फिशरमैन को मिल सके, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में भी क्या है कि जो एक हॉर्टिकल्चर एक इस तरह से उभरा है आज हमारी कंट्री में कि जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रदान कर सकता है, और उसमें भी एक जो भी इन्वॉल्व होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। और उसको मतलब एनकरेज करना चाहिए, जो हॉर्टिकल्चर है उसको एनकरेज आज हमारी कंट्री में करना चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। और जो उसके रोल को मतलब उसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिजली, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, मार्केटिंग लिंकेजेस है, ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और डिसेमिनेशन है। इन सबको हमें एनहांस करने के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अदर अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आईटी सेक्टर हमारी कंट्री का एक बहुत ही
क्रिटिकल रोल प्लेयर रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी में भी इसका एक इनडायरेक्ट रोल रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, 21st सेंचुरी में, ठीक है। अब आईटी सेक्टर पर्टिकुलरली देखा जाए तो डायरेक्टली तो कोई एक कैटलिस्ट के रूप में काम नहीं कर सकता ये अदर, पर ये जो एक टूल के रूप में इनडायरेक्टली काम कर सकता है, जो हमारी कंट्री का जो पोटेंशियल है, क्रिएटिव पोटेंशियल और नॉलेज है, उसको बाहर ला सकता है वो जो आईटी सेक्टर है वो, ठीक है। ये जो मतलब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रूरल एरिया में भी जो रूरल डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट है उसमें जो ये आईटी सेक्टर है वो पोटेंशियल जो जो मतलब उसको बाहर ला सकता है, नॉलेज का पोटेंशियल और क्रिएटिव पोटेंशियल दोनों को बाहर ला सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो एक छोटे एक मीडियम एक हम कह सकते हैं कि एक छोटे पोर्शन में ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा सकता है जो रूरल एरियाज में है वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसका मतलब ये लिंकेज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, उसको हेविली रिलाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो फूड सप्लाई में ये जो एंटर होते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, तो क्या होता है जो लाइव स्टॉक होते हैं उनको नुकसान होता है, जो भी मतलब जो सॉइल होती है उसको भी डिग्रेड करता है, ठीक है। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उनको भी तबाही आती है। मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, डायरेक्ट नहीं दिखता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे बहुत हार्मफुल रहता है ये जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का जो ये फैक्टर्स होते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वो, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को इवोल्व करानी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है, वो आज एसेंशियल हो गया है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इवोल्व हो, ऐसे एफर्ट्स करने आज एसेंशियल हो गए, ठीक है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। और ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, मतलब इसमें पोटेंशियल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी फार्मिंग की प्रक्रिया हो उसको कर सके ये, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, मतलब और पहला तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है कि उसमें ये पेस्टिसाइड्स और ये सब टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स और ये सब यूज़ नहीं किया जाता उसमें, मतलब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यूज़ नहीं किया जाता, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसी का यूज़ किया जाता है फार्मिंग में, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या रहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ये जो चीपर होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो चीप रहता है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट का गुड अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस मिलती है उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो अच्छा होता है, वो ज़्यादा होता है कन्वेंशनल फार्मिंग के हिसाब से, ठीक है, कंपेरिजन में। और ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा लेबर चाहिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा सकता है, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है, ठीक है, विदेशों के लोगों में आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रोड्यूस है उसकी डिमांड बढ़ी है, ठीक है, तो इसका एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वो क्या क्या है हम देखते हैं। जैसे कि हमने बोला ना कि हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें प्रोस और कॉन्स दोनों देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इश्यूज ये है कि आज हमारी कंट्री में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम है, वो तो जाहिर सी बात है, और एक मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में रहता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो जो यील्ड होते हैं, ठीक है, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग के हिस्सा कंपैरिजन में देखा जाए तो वो बहुत कम रहता है, ठीक है, मतलब उसका जो यील्ड होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो इनिशियली वो कम रहता है, ठीक है। ताकि ये क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न मिलेगा जो भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रैक्टिस कर रहा है जो भी फार्मर है उसको रिटर्न जो मिलेगा, ठीक है, अच्छा सा, वो उसको रिटर्न मिलने में लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में तो क्या होगा कि उसको जो भी प्रोड्यूस होगी वो कम होगी, इसका जो यील्ड होगा वो कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे उनके लिए ये प्रोसेस एडेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन लेना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका मतलब लॉन्ग टर्म पे ही उनको रिटर्न मिल सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो ये प्रोडक्शन उनका यील्ड कम होता है, ठीक है। और जो जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और उनको अधिक मतलब उनमें ब्लेमिशेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उनकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो जो स्प्रेड प्रोड्यूस होती है उनका क्या होता है कि उसमें मतलब जो कीटनाशकों का उपयोग करके उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें तो क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा जल्दी से मतलब वो पेरिशेबल बन जाती है, ठीक है, छोटे समय में वो पेरिश हो जाती है, वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से उनकी शॉर्टर लाइफ होती है, वो जो शेल्फ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है।
और जो चॉइस ऑफ प्रोडक्शन है, जो मतलब जो चॉइसेस है, मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शंस है हमारे पास जो भी ऑफ सीजन क्रॉप्स के, वो भी लिमिटेड है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड चॉइसेस नहीं है हमारे पास कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सके ऑफ सीजन क्रॉप्स में, ठीक है, वो लिमिटेड है चॉइसेस हमारी, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम ये देखेंगे, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, तो कंक्लूजन में देखेंगे मतलब ओवरऑल चैप्टर का कि जो हमारी कंट्री में आज रूरल एरिया में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेयरिंग में, पोल्ट्री में, फिशरीज़ में, ठीक है, और वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है उसमें, मतलब जो हॉर्टिकल्चर था उसमें, ठीक है, मतलब जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें से नॉन फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटी में डाइवर्सिफाई करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री में रूरल एरियाज़ में, ठीक है। और जो भी हमारी जो रूरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, फॉरेन एक्सपोर्ट के साथ, ठीक है, उनको लिंकअप करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको हायर रिटर्न्स मिल सके, ठीक है, और उनको मतलब जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन फार्मर्स ने, उनको अपना हायर रिटर्न्स मिल सके, ये जो अर्बन एरिया में बिकेंगे और फॉरेन में एक्सपोर्ट होंगे तब जाके, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन सेंटर्स को लिंकअप करना ज़रूरी हो गया, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्ट हो सके और अर्बन एरिया में बिक सके ये जो भी है वो जो प्रोड्यूस है वो, ठीक है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स है, जैसे कि जो क्रेडिट एंड मार्केटिंग है, फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, ठीक है, हमारी कंट्री की, और जो फार्मर के ग्रुप के साथ और जो स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जो भी डायलॉग है, मतलब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता रहना चाहिए, ठीक है। मतलब मतलब ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, तभी जाके रूरल डेवलपमेंट का जो भी पोटेंशियल है वो हमारी कंट्री में, वो जो रूरल डेवलपमेंट का गोल है वो हासिल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 और 6 खत्म होता है, ठीक है। जो पहले चैप्टर 5 था वो, और चैप्टर 6 था रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है, चैप्टर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया आज, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं और आगे के लेक्चर में हम चैप्टर 7 से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाय।